हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आप देखते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। ये आपके पास फार्मूला आ जाता है। आप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर एक रिएक्शन आपके पास है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, इफ़ R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट टाइम T1। जब टाइम T1 था तो उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1 यहाँ पर माना गया है, ठीक है। एंड R2 एंड P2 आर देयर कंसंट्रेशन एट टाइम T2। जब टाइम T2 हो गया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है R2 एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है P2। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देन डेल्टा T चेंज इन टाइम क्या होगा T2 माइनस T1। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा R2 माइनस R1। ऐसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा P2 माइनस P1। तो मैं डेल्टा R की जगह पर ये लिख सकता हूँ, डेल्टा P की जगह पर ये लिख सकता हूँ, डेल्टा T की जगह पर ये लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, ये क्यों लगाया जाता है? तो स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज टू एक्सप्रेस मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जैसे बात हुई है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर। आर मीन्स होता है रिएक्टेंट, इक्वल टू क्या है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज करेगी। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना डेल्टा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में आर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और यहाँ पर आपके पास जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर साइन क्या लगाया गया है नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे डेल्टा आर इज निगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। इट इज मल्टीप्लाइड विथ -1 टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव। अब मैं क्या करूँगा, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए साइन यहाँ पर नेगेटिव लगाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपके पास साइन ये क्यों लगाया गया है, ये साइन इसलिए लगाया गया है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाए। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा है द रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव। मान लो डेल्टा आर आप कैसे निकालते थे, मैंने कहा R2 माइनस R1 करोगे ना, ये आपके पास फाइनल है, ये इनिशियल है। मान लो शुरू में आपके पास रिएक्टेंट 100 था, ठीक है। अब बाद में क्या हो गया, जब आपने टाइम T1 लिया था तो उस समय R1 माना था, तो उस टाइम में मान लो 100 है, लेकिन कुछ समय बाद आपके पास जो कंसंट्रेशन बचता है वो R2 वो 50 बचता है। तो जब आप इसको करोगे ना R2 माइनस R1 करोगे मतलब 50 माइनस 100 करोगे तो आपके पास में नेगेटिव 50 आ रहा। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इसीलिए लिखा जाता है, ठीक है, नेगेटिव साइन। तो ये हो गया रिएक्टेंट के बारे में। अब हम लोग देखें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। P मीन्स प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट क्या होता है समाप्त होता है, तो डिसअपीयरेंस है। तो यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट जो हो जाएगा क्या होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन।
और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ये था रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है, साइन क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। अब रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से लिखा जाता है। नंबर हम लोग देखेंगे, नंबर 1 एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, RABC से रिप्रेजेंट करिए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट ओवर ए सेलेक्टेड इंटरवल ऑफ टाइम। एक सेलेक्टेड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो अभी हम लोगों ने लिखा था ना रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखा था, यही तो लिखा था, माइनस डेल्टा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट R अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, RAB कर दिया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैंने कहा था डेल्टा R की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी की जगह पर शुरू में मैंने कहा था T2 माइनस T1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब T1 टाइम था तो उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या था, R1। जब T2 टाइम हो गया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या बचा, R2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। ठीक है, R2 माइनस R1। अच्छा, ये तो हो गया रिएक्टेंट का। साइन यहाँ क्यों लगाया, पहले बताया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। इस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। ठीक है, वैसे एवरेज रेट यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, अच्छा, ये डेल्टा साइन, ये आपके साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, लार्ज चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, बताता है लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसके बारे में बात करता है। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा X अपॉन डेल्टा T। डेल्टा क्या करता है, लार्ज चेंज को बताता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जैसे मैंने कहा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, डेल्टा X अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये लिखेंगे। लेकिन जब रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे, रिएक्टेंट के लिए जब हम लोग लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर साइन क्या लगाएंगे, डेल्टा X अपॉन डेल्टा T, यहाँ साइन माइनस लगाएंगे। लेकिन जब आप प्रोडक्ट के लिए इसको लिखोगे तो क्या करोगे, आप साइन प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये आपके पास है। रिएक्टेंट के लिए क्या लगाएंगे, साइन इसमें माइनस, और प्रोडक्ट के लिए प्लस। तो आप इसको आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस लिख सकते हो। ठीक है, प्लस तब जब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बताओगे, माइनस तब जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बताओगे। ठीक है, तो ये एक लाइन आपको यहाँ पर बढ़ाना था, मतलब इसको मैं ऐसे लिखा हूँ जनरल। ठीक, यदि आप इसको रिएक्टेंट के लिए लिखोगे तो साइन माइनस, और प्रोडक्ट के लिए लिखोगे तो साइन प्लस। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट अब मेरे पास आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को देख लें। द रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। ये भी बताता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चेंज को बताता है, बट ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, ये इंस्टेंट मतलब किसी भी टाइम पर आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। ठीक है, रेट चेंज निकाल लो, तो इसके बारे में बात करता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हम लोग क्या करते हैं, जब कंसंट्रेशन चेंज को किसी भी टाइम पर पता करते हैं तो क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस, मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इसके लिए एक्सप्रेशन आर इंस्टेंटेनियस, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल टू माइनस डी, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आर अपॉन डी टी। अच्छा, अब यहाँ पर डी है, वहाँ डेल्टा था, ये अंतर है सिर्फ।
डी क्या बताता है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए साइन क्या लगाया, नेगेटिव। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या लिखा, डी, यहाँ पर लिख लो एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। तो डी यहाँ पर आ रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा आ रहा था, डेल्टा क्या बताता है, लार्ज चेंज को, डी क्या बताएगा, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्मॉल चेंज इन टाइम ये बताएगा। ठीक है, तो इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या, डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या डी एक्स बताएगा, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ भी वही है, यदि आप यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, यदि आप यहाँ पर क्या करते हैं, हाँ, यदि आप यहाँ पर आर इंस्टेंटेनियस रिएक्टेंट के लिए देखेंगे तो क्या कर देंगे आप, साइन माइनस का डी एक्स अपॉन डी टी। लेकिन जब प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे, साइन प्लस का डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये है जनरल एक्सप्रेशन डी एक्स अपॉन डी टी। रिएक्टेंट के लिए साइन यहाँ माइनस, प्रोडक्ट के लिए क्या, प्लस। अच्छा, मान लो जो आपने स्मॉल वो जो टाइम का चेंज इन टाइम था वो अप्रोचेज टू जीरो, ठीक है, कम करते करते जीरो तक पहुंचने वाले हैं, तब देन एवरेज रेट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट किसके बराबर हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जनरल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, आपके पास कोई रिएक्शन है जनरल, ए है, बी रिएक्शन करके सी डी बनाता है। यहाँ पर आपके पास स्टोइकियोमेट्री ए है, ये बी है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर सी है, डी है। तो इसके लिए मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का लिखना है। तो मैं पहले लिखूँगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होने वाला है। तो आप देख रहे होंगे -1 अपान ए, स्टोइकियोमेट्री है ये, 1 अपान ए, यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर क्या, एक्टिव मास ए अपान डेल टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान चेंज इन टाइम। और ये रिएक्टेंट है तो डिक्रीज कर रहा है, तो साइन मैंने क्या लिखा, नेगेटिव। वैसे आपके पास यहाँ पर -1 अपान बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपान चेंज इन टाइम। यहाँ भी साइन नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो उसे साइन नेगेटिव से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ इधर आ जाएंगे तो 1 अपान सी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपान चेंज इन टाइम। अब ये प्रोडक्ट बनता है तो साइन पॉजिटिव। आपके पास 1 अपान डी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपान चेंज इन टाइम। ठीक है, तो अब ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। ऐसे आप इंस्टेंटेनियस रेट का देख लीजिए, तो यहाँ पर -1 अपान ए। अच्छा, सेम देखिए, इसको एकदम मैच करते हुए चलिए। ठीक, अब यहाँ पर जो आपने डेल्टा लगाया है, उसकी जगह पर आप क्या करेंगे, यहाँ डी लगाएंगे। तो यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो था यहाँ पर स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, यहाँ डी लगा देंगे, यहाँ डेल्टा साइन लगाएंगे, ये आपके पास अंतर रहेगा इंस्टेंटेनियस और एवरेज में, बस बाकी सेम है। -1 अपान बी, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपान डी टी, यहाँ पर 1 अपान सी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपान डी टी, यहाँ पर 1 अपान डी, डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपान डी टी। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो ये डी क्या बताता है, स्मॉल चेंज को, और ये क्या बताता है, लार्ज चेंज को। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आप लिखते समय क्या चेंज करोगे, मात्र यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा और यहाँ आ जाएगा डी, ये है। बाकी देखोगे तो कॉपी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इधर आपने साइन क्यों लगाया नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इधर क्यों लगाया पॉजिटिव, क्योंकि इससे ये बन रहा। तो आप पॉजिटिव नहीं लिखें तब भी कोई बात नहीं, और लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक है,
तो ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल ले लिया गया, Hg लिक्विड है, Cl2 आपके पास गैस है, HgCl2 बना रहे हैं। अब इसके लिए आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है और इंस्टेंटेनियस का लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री जब कुछ नहीं होता है तो 1 मान लिया जाता है, तो आप 1 को ना लिखें तब भी यहाँ पर हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अच्छा इसको लिखेंगे, ये भी तो रिएक्टेंट है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन चेंज इन टाइम। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, HgCl2 अपॉन चेंज इन टाइम। जब यहाँ पर सबकी स्टोइकियोमेट्री सेम है तब ऐसा लिखा जा रहा है। ठीक है, 1 1 1। ठीक, अच्छा इसके लिए ये तो एवरेज हो गया। इंस्टेंटेनियस कैसे लिखोगे, बस इसकी जगह पर क्या लिखना है, डी। ठीक है, तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम माइनस डी, ये क्या बताता है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। ये देखिए आप इस इक्वेशन के लिए आपके पास एवरेज रेट कैसे लिखेंगे हम लोग और इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे, अंतर सिर्फ डेल्टा और डी में है। ठीक है, आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया है, 2HI आपके पास मिल रहा है H2I2। अब ये आपके पास प्रोडक्ट है, इधर रिएक्टेंट है, तो एवरेज रेट कैसे लिखूंगा, -1/2। ठीक है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, तो आपके पास केवल रिएक्टेंट में आपको साइन नेगेटिव लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ये बताएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है। आपके पास NCERT का दूसरा एग्जाम्पल मिल जाएगा, और यहाँ पर देख रहे होंगे Br- BrO3-। ठीक है, आपके पास H+ Br2 वाटर ये बन रहा, आप इसको बैलेंस कर लीजिए। आपके पास ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। ठीक है, यदि यहाँ पर नहीं है तो 1 होता है, ये आपके पास 6 है, ये 3 है, ये 3 है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अब इसके लिए आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो बस -1/5 यहाँ कर देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br- अपॉन चेंज इन टाइम, रिएक्टेंट है तो इसलिए साइन नेगेटिव। यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ BrO3- अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्री देखिए आपके पास 1 हो तो नहीं लिखेंगे तब भी, और लिखेंगे तो क्या होता है, तब भी आप 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। आ जाएंगे इसमें हम लोग -1/6, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 6 है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन चेंज इन टाइम। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास अब प्रोडक्ट आ गया, अब नेगेटिव साइन नहीं लगाना है आपको, तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू क्या लिख दोगे, इसके 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा। ठीक है, अब इसके लिए इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है, मात्र डी यहाँ पर देखिए, सब कुछ कॉपी करना है आपको। तो -1/5 स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br- अपॉन चेंज स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पर क्या लिख दिया है, डी। ये आप जान गए होंगे कि कैसे हम लोगों ने किसी क्वेश्चन को, केमिकल रिएक्शन को का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखें, ये हो गया। अब हम लोग कुछ नोट बात करेंगे, कुछ फार्मूला है उस पर बात करते हैं। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे ए है, रिएक्टेंट से बन रहा प्रोडक्ट बी। ठीक है, आपको निकालना रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फार्मूला है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन कॉफिशिएंट इनटू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को कॉफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम,
और डिसअपियर क्या होता है, रिएक्टेंट गायब हो रहा है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन अपीयर अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसे रेट ऑफ अपीयरेंस क्या बन रहा है, बन रहा आपके पास बी, प्रोडक्ट बन रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। और आपके पास यहाँ पर है वन रेट ऑफ रिएक्शन गिवन कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। जब रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो और आपको रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना हो, तो आपके पास फार्मूला आ जाता है कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। इस फार्मूले का यूज कीजिए। न्यूमेरिकल में आपके पास ये दो फार्मूला यूज होने वाले हैं। नंबर 1 वाला फार्मूला आपके पास है रेट ऑफ रिएक्शन, और नंबर 4 पर जो आपने फार्मूला लिखा इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। और रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।